वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मामानी। आई होप यू आर डूइंग गुड। आज 1 अप्रैल 2022 है। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, अगर आपने इस सीरीज को नहीं देखा है तो आई हाईली रिकमेंड यू गाइस टू चेक इट आउट। इसका पार्ट 2 कल लॉन्च किया गया है, पार्ट 1 जो है वो परसों लॉन्च किया गया था। एंड जजिंग बाय द कमेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये सीरीज़ पसंद आ रही है। आप खुद देख लीजिए एंड यू विल फाइंड आउट कि ये सीरीज़ जो है वो आपको कितना काम आ सकती है। सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए नहीं, लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट डेफिनेटली एग्जामिनेशन के जो आपके गोल्स हैं उनको अचीव करने में इट विल बी ए बूस्टर। आज हमारे टेबल के ऊपर हैं टोटल 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। आज का पहला टॉपिक है कोहिजन कोऑपरेशन। द हिंदू का ये आर्टिकल है एंड इट्स अबाउट बिम्स्टेक। नाउ डियर फ्रेंड्स, अगर आज आपका पहला दिन है, पहली बार आप इस सीरीज़ को देख रहे हैं, तो मैं आपको कहूँगा कि आप 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च वाला जो लेक्चर हैं, जो ये 3 लेक्चर्स जो हैं, इसमें बिम्स्टेक का जो टॉपिक हमने कवर किया है उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, वरना आपको आज की जो डिस्कशन है वो उतनी ज़्यादा गहराई से समझ में नहीं आएगी। रेगुलर स्टूडेंट्स, एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं बिम्स्टेक के मेंबर कंट्रीज़ को। टोटल 7 देश हैं बिम्स्टेक के: इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। ये 5 देश जो हैं ये सार्क के मेंबर्स भी हैं। और नंबर 6 पर हैं म्यांमार एंड 7th इज़ थाईलैंड। अब 6 और 7 जो हैं ये आसियान ग्रुप जो हैं उनके मेंबर्स हैं। तो बिम्स्टेक जो है एक प्रकार से ब्रिज के तौर पर काम करता है बिटवीन आसियान एंड सार्क। ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पर नोटिस कीजिए कि ये जो देश हैं, तो 7 में से 5 देश जो हैं ये बे ऑफ बंगाल के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। बे ऑफ बंगाल के लिटोरल स्टेट हैं। लेकिन 2 देश हैं, नेपाल एंड भूटान, ये लैंडलॉक्ड देश हैं। तो अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि बिम्स्टेक में से कौन से ऐसे 2 देश हैं जो लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं, तो दैट इज़ नेपाल एंड भूटान। आई एम श्योर आपको पता होगा, लेकिन फिर भी इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल के बारे में। 5th बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यानी कि बिम्स्टेक की 5th समिट हुई और ये वर्चुअल समिट थी। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने इस समिट को वर्चुअली अटेंड किया और 25 साल हो गए इस ग्रुप को। 1997 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका प्रश्न भी मैंने पूछा था, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका आंसर भी दिया था। और फिलहाल जो ग्लोबल अनसर्टनिटीज़ चल रही हैं, ऐसे अनसर्टनिटी वाले माहौल में एक ग्रुप जो है वो एक चार्टर अडॉप्ट करता है। व्हाट इज़ अ चार्टर? चार्टर यानी कि आपने एक डॉक्यूमेंट जो है इसको फाइनलाइज कर लिया। अब डॉक्यूमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेट्स से कि अगर आप 5-6 दोस्त मिलकर कुछ तय करते हैं, तो आपने बातें तो कर ली, आप सब उस चीज़ पर एग्री करते हैं, लेकिन ये सिर्फ बातें ही रहेगी जब तक आप कोई फॉर्मल डॉक्यूमेंट क्रिएट नहीं करेंगे। तो चार्टर इज़ लाइक ए फॉर्मल डॉक्यूमेंट। तो इस ग्रुप को अब एक चार्टर मिल चुका है। द चार्टर इज़ एक्सपेक्टेड टू हेल्प इम्पार्ट ए मोर कनेक्टेड विजन टू द 7 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन। ये 7 देशों का जो विजन है ये और ज़्यादा कनेक्टेड हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस चार्टर। अब हमने ये भी बात देखी थी कि जब इस ग्रुप की स्थापना हुई तो 14 ऐसे गोल्स को लेकर इस ग्रुप की स्थापना हुई थी। फिर हमने ये बात की थी कि 14 को 7 में तब्दील किया जाएगा। ये 14 जो हैं, तो 7 बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं उसमें बेसिकली 7 पिलर्स जो हैं उसमें अब ये बिम्स्टेक जो है वो काम करेगा। तो इसमें से जो सिक्योरिटी पिलर है ये अब भारत ने संभाल लिया है, भारत ने। और इस चार्टर में यह है कि सिक्योरिटी पिलर जो है वो भारत की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। एंड भारत जो है वो इस रीजन का सबसे पावरफुल, सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ी इकोनॉमी भी है, सबसे पॉपुलेटेड देश भी हमारा ही है, राइट। तो सिक्योरिटी हम संभालें तो दैट इज़ अ गुड, क्योंकि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हमारी सबसे ताकतवर है कंपेयर टू दिस 7 कंट्रीज़, इन 7 देशों में, राइट। बाकी के 6 देशों के साथ कंपेयर करें देयर वी आर ऑफ कोर्स वेरी पावरफुल। तो ये अच्छा डिसीजन लिया इस ग्रुप ने कि सिक्योरिटी वाला काम जो है वो भारत को दे दिया। इसी के साथ जो सार्क में प्रॉब्लम्स होते रहते हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। एज वी नो के सार्क की मीटिंग जो है वो नवंबर 2014 से हुई ही नहीं है, राइट। और इट इज़ बिकॉज ऑफ उड़ी का अटैक हुआ। फिर बार बार इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो इश्यूज़ चलते रहते हैं, तो ये इश्यूज़ की वजह से सार्क जो हैं वो नियरली एक ऐसा ग्रुप हो चुका है जिसमें पाकिस्तान की कुछ हरकतों की वजह से ये ग्रुप जो है वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। माइंड यू,
ये ग्रुप का पोटेंशियल बहुत अच्छा है। ये साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, इस ग्रुप में जो 8 साउथ एशिया के मेंबर्स हैं, एक बार क्विकली उनको देख लें। इंडिया, मैं बहुत ही क्विकली बता देता हूँ, इंडिया है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, श्रीलंका, मालदीव्स हैं, देन वी हैव नेपाल, बांग्लादेश एंड भूटान, राइट। तो ये 8 देश हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 देश मिलकर सार्क बनाते हैं। लेकिन ये इंडिया पाकिस्तान का इश्यू चलता रहता है, और अब तो अफगानिस्तान की सिचुएशन जैसी है, तो अब नहीं लगता कि सार्क जो है उसमें कोई ऐसी कोई ख़ास तरक्की होगी। लेकिन चलिए, अच्छी बात है कि सार्क की जो चीज़ें, सार्क में जो गलतियां हुई, ये सारी गलतियों से अब हमें बिम्स्टेक में और ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेगी कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो एक नए ग्रुप को अवॉइड करनी चाहिए। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि म्यांमार और बांग्लादेश के बीच में रोहिंग्या क्राइसिस को लेकर काफ़ी इश्यूज चल रहे थे, लेकिन ये सारी इश्यूज और ये सारी चीज़ों को साइड में रखते हुए चार्टर को अडॉप्ट किया गया, तो ये अपने आप में एक सक्सेस है। अब ये रोहिंग्या क्राइसिस वाला क्या इश्यू है, म्यांमार का एक रीजन है, तो उस रीजन में ये रोहिंग्या मुस्लिम्स जो हैं वो रहते हैं, और वहाँ की सरकार ने, म्यांमार की सरकार ने, खास करके मिलिट्री ने जो एक्शंस ली, तो इस एक्शंस की वजह से ये रोहिंग्यास जो हैं वो अपने मुल्क को छोड़कर दूसरी जगह पर, दूसरे देश में चले गए। तो सबसे ज़्यादा जो है वो कॉक्स बाज़ार बांग्लादेश में है, और कहते हैं कि लगभग वहाँ पर लाखों की संख्या में रोहिंग्या मुस्लिम्स जो हैं वो वहाँ पर फ़िलहाल रहते हैं। अब बांग्लादेश जो है वो एक डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है, एक डेवलपिंग कंट्री है, तो ये जो रेफ्यूजीज़ हैं उनको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर पाना जो है वो बांग्लादेश की अकेली कैपेसिटी में नहीं है। और बांग्लादेश कई बार कहता है कि म्यांमार को कि ये जो आपके देश के लोग हैं उनको वापस आप बुला लीजिए, लेकिन म्यांमार जो है वो इस चीज़ को लेकर इतना ज़्यादा शायद सीरियस नहीं है, या फिर अभी भी इश्यूज चल रहे हैं, इसकी वजह से वापस अपने लोगों को नहीं बुला रहा है। तो इसको लेकर बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में इश्यूज चलते हैं। लेकिन फिर भी ये ग्रुप में सभी ने आगे देखने के बारे में सोचा, फ्यूचर को देखा और चार्टर को अडॉप्ट किया, तो दिस इटसेल्फ इंडिकेट्स कि एक बड़ा चैलेंज जो है, जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में इश्यूज हैं, वैसे बांग्लादेश और म्यांमार इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर जो इश्यू है, तो इसको साइड में रखकर ग्रुप के बारे में सोचा, तो दैट इज़ ए गुड थिंग। दूसरी चीज़ ये है कि अब भारत को ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो नेपाल हैं, श्रीलंका है, बांग्लादेश हैं, जनरली क्या होता है कि इन तीनों देशों के पॉलिटिक्स में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडिया का थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट रहता है। हमारा जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, हमारे देश का जो पॉलिटिक्स है, उसकी एक परछाई जो है वो नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश पर डालने की कोशिश जो है वो भारत कई बार करता है। तो ऐसी चीज़ें ना हो, ये ग्रुप के लिए बेटर होगा, क्योंकि फिर इन देशों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भारत जो है वो ऐसे हमारे ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा है, या फिर हमारे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में दखल अंदाजी देने की कोशिश कर रहा है, तो इससे भारत की इमेज जो है वो ख़राब होगी। तो दिस इज़ समथिंग दैट वी नीड टू कीप इन माइंड। दूसरी चीज़, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने बिम्स्टेक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बात की कि हमें इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब भारत जो है वो अलग अलग देशों के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है। सबसे पहला, अगर हमने लेटेस्ट कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, तो दैट इज़ विद यूएई। इसको लेकर मैंने 3 वीडियोस बना लिए हैं। ये 3 वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। सबसे पहला जो वीडियो है उसमें मैंने डिटेल में डिस्कशन की है कि हम क्यों फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और एक इंडिया ऑस्ट्रेलिया वाला वीडियो है, उसमें इंटरिम ट्रेड डील को एक्सप्लेन किया, और इसी के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं उसमें। तो यूएई वाला जो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो 1 मई से स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद हम दुनिया के दूसरे देशों के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की दिशा में आगे बढ़ने वाले हैं। अब दूसरे देश जो हैं, फॉर एग्जांपल चाइना की बात करें तो एक RCEP नाम का ग्रुप है। तो चाइना और दूसरे देश अभी तक क्या कर रहे थे, वो बड़े बड़े ग्रुप्स में FTA कर रहे थे, और भारत ने क्या सोचा है कि हम 1 to 1 बायलैटरली FTA करेंगे। और यहाँ पर पहला शायद ऐसा ग्रुप है जिसके साथ, ऑफ कोर्स यूरोपियन यूनियन के साथ बातचीत चल रही है, यूरोपियन यूनियन के साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कोई यूरोपियन यूनियन तो एक अलग से यूनियन है, राइट। इट्स नॉट ए सॉर्ट ऑफ ग्रुप के अलग अलग में। हाँ, यूरोपियन यूनियन अपने आप में यूरोप का एक ग्रुप है, लेकिन भारत और EU जो है दे बिकम
ये दो पार्टीज बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा ग्रुप जिसमें ऑलरेडी हम उसके मेंबर हैं, तो ऐसे ग्रुप में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की शुरुआत करना या फिर इसकी बात करना, दैट मीन्स के फ्यूचर में ये देशों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पॉसिबल हो सकता है। इसके ऊपर अब डिस्कशन होगी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने बताया है कि हमें इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। और फिर जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा तो एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगी, हर प्रकार की कनेक्टिविटी, ट्रेड की कनेक्टिविटी, सर्विस की कनेक्टिविटी, लोग आ जा सकेंगे, इकोनॉमिक टाइज, इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। An FTA spanning the maritime resource-rich members such as Myanmar and Sri Lanka could bring dramatic gains for all members. ये सभी देशों के लिए अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए तो सभी 7 देशों के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल साबित हो सकता है। कोस्टल शिपिंग इकोसिस्टम, फिर इंटरकनेक्टेड इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड और मास्टर प्लान फॉर ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे इस पूरे क्षेत्र का ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशन जो है वो और ज़्यादा बूस्ट हो सकता है। अब कोस्टल शिपिंग इकोसिस्टम के रूल्स एंड रेगुलेशंस सेम हो, एक दूसरे का सामान जो है वो आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह पर भेज सके। फिर इंटरकनेक्टेड इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड, जैसे एक राज्य में इंटरकनेक्टेड ग्रिड होती है, वैसे अब हम इस ग्रुप में इंटरकनेक्टेड ग्रिड स्थापित करने की बात कर रहे हैं। तो इट्स गोइंग टू बी बेनिफिशियल। जैसे भूटान जो हैं, नेपाल हैं, तो ऐसे हाइड्रो पावर पैदा करने वाले देश जो इनके लिए बेनिफिशियल होगा। म्यांमार में भी काफ़ी नदियां हैं, थाईलैंड में भी नदियां हैं, हमारे देश में तो हैं ही ऑफ कोर्स। और इसी के साथ साथ जो सोलर एनर्जी पैदा करेंगे, फिर फ्यूचर में ईवीज़ के लिए, फैक्ट्रीज चलाने के लिए, तो ये सारी चीज़ों के लिए इंटरकनेक्टेड इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड जो है वो काफ़ी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इज़ ए बेसिक थिंग। आपके क्षेत्र में अगर पावर प्रॉपर अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पर फैक्ट्रीज, ऑफिसेज जो हैं वो स्थापित नहीं होगी। तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ ए वेरी बेसिक थिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। और एक मास्टर प्लान फॉर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, इसमें टूरिज़्म भी आ गया, इसमें लोग एक दूसरे देश में आ जा सकें और सामान आप भेज सकें, तो ये सारी चीज़ों से बेनिफिट्स काफ़ी होते हैं, मल्टीप्लायर इफेक्ट होती है इसकी। New Delhi's willingness to explore an FTA within the framework of a near-home regional group में provide greater accommodation for multi-party interest. ये चीज़ मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दी है कि अब पहली बार एक नियर होम रीजनल ग्रुप में हम इसको एक्सप्लोर करने वाले हैं। दूसरी एक चीज़ कि इंडिया जो है इसको एक लीडरशिप रोल यहाँ पर प्ले करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया जो है सबसे पावरफुल कंट्री है आउट ऑफ दिस 7 कंट्रीज़। तो चाहे क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी हो, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पोटेंशियल हो, अपना एक्सपीरियंस जो भारत का है, ये सारी चीज़ें हमें इस ग्रुप में ऐड करनी पड़ेगी। हमें मेंबर कंट्रीज़ को ट्रेन करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो भारत को एक स्टैंड लेना पड़ेगा यहाँ पर, राइट। भारत को सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन भी शायद करना पड़े, बट ये सभी देशों के लिए, पूरे रीजन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो इट्स लाइक ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फॉर इंडिया। तो दैट्स एवरीथिंग एज फार एज बिम्स्टेक इज कंसर्न। अभी तक जो हमने 3 बार इसकी डिस्कशन की, तो उससे कुछ अलग चीज़ें यहाँ पर हमने ऐड ऑन की है, राइट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। आगे बढ़े उससे पहले डू चेक आउट माई मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉर एवर। ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। रशिया को क्या WTO से निकाला जा सकता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से क्या इसको निकाला जा सकता है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है पायोनियर न्यूज़पेपर का। और जो रशिया का इन्वेजन है यूक्रेन पर, तो यूरोप लेवल पर और फिर UN, UNSC, USA, तो ये अलग अलग फ्रंट पर इसके ऊपर अलग अलग डिस्कशंस हो रही थी। अब एक नया फ्रंट यहाँ पर खुल चुका है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में से रशिया को निकाला जाए। एक मेरकोसुर नाम का एक ग्रुप है, ये साउथ अमेरिका का ट्रेडिंग ब्लॉक है। सदर्न कॉमन मार्केट इसको कहते हैं, राइट। साउथ अमेरिका जो है तो उसकी एक कॉमन मार्केट है। तो ये जो मेरकोसुर है, इसने 2012 में पैराग्वे नाम का जो देश है उसको सस्पेंड कर दिया था। और 2017 में इन्होंने, इस ग्रुप ने वेनेजुएला को सस्पेंड किया था। और दोनों बार रीज़न ये था कि ये जो देश हैं, ये दोनों देश, उन्होंने डेमोक्रेटिक ऑर्डर को मेंटेन नहीं किया। यहाँ पर डेमोक्रेसी जो है वो सिर्फ नाम की रही, तो इसकी वजह से ऑटोक्रेसी जैसी सिचुएशन हो गई थी। तो फिर इस ग्रुप ने यह तय किया कि इस सदर्न कॉमन मार्केट में से इन दोनों देशों को सस्पेंड किया जाए। तो ये तो एक पर्टिकुलर ग्रुप की बात है, लेकिन
क्या WTO के अंदर कोई ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिससे आप किसी भी एक देश को एक्सपेल कर सके, उसको WTO में से निकाल सके? आज इसी विषय पर हम बात करने वाले हैं। अब 164 ऐसे मेंबर्स हैं WTO के, और इसमें से बहुत सारे देशों ने यह रिक्वेस्ट की है WTO को कि रशिया को इस ग्रुप में से निकाला जाए। यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने भी ये कहा है कि WTO में से रशिया को निकाला जाए ताकि रशिया अपना सामान और अपनी सेवाएं जो हैं वो ग्लोबल मार्केट में बेच ना सके। रशिया के ऊपर और ज़्यादा सीवियर इकोनॉमिक सैंक्शंस अप्लाई किए जा सकते हैं अगर उसको WTO से निकाला जाए तो, और रशिया जो है वो फिर थक हार जाएगा और फिर वो टेबल पर आ सकता है और ये जो इन्वेजन है उसको रोक सकता है। तो ये एक बड़ा पिक्चर ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की डिमांड जो है वो की जा रही है। अब रशिया की बात करें तो रशिया ने WTO मेंबर्स को ये कह दिया कि देखिए, WTO जो है ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये बिजनेस और ट्रेड के साथ जुड़ी हुई बातचीत है। यहाँ पर WTO का कोई स्कोप नहीं रहता है, मीन्स ये WTO के पर्व्यू के अंदर आता ही नहीं है कि आप इस प्रकार की चीज़ों की डिस्कशन करें। और रशिया ने यह भी कहा कि WTO के ऐसे कोई भी रूल्स नहीं है जिससे आप किसी भी एक मेंबर देश को सस्पेंड कर सकें। अब USA का जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी एक लेजिस्लेशन, एक लॉ लाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे वो WTO में से रशिया को निकाल सके। तो दे आर थिंकिंग अबाउट इट। लेकिन क्या लीगली WTO के ऐसे कोई क्या लीगली WTO में से रशिया को निकाला जा सकता है? क्या ऐसे कोई रूल्स हैं? देखिए, ऐसे तो कोई भी रूल्स WTO में नहीं है। फॉर्मली रशिया को एक्सपेल करना जो है वो पॉसिबल नहीं है। इंडिविजुअल WTO मेंबर्स जो हैं वो अपनी जो प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग रिलेशन या फिर एक मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो टैग दिया जाता है, तो इसको शायद इसमें से रशिया को हटा सकते हैं, इंडिविजुअली एक्शन ले सकते हैं। और एक साथ बहुत सारे देश जो हैं वो इंडिविजुअली एक्शन ले तो वो एक अलग बात है, लेकिन WTO में ऐसे कोई रूल्स नहीं है कि आप किसी मेंबर कंट्री को निकाल सकें। अब ऐसा भी कुछ नहीं है कि आप डेमोक्रेटिक ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपको निकाला जाए, ऐसे भी कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। हाँ, एक आर्टिकल 10 है। अब पे अटेंशन, मैं ये कुछ लाइंस आपके लिए पढ़ रहा हूँ, बहुत समझना इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 10 जो है WTO एग्रीमेंट का, ये WTO मेंबर को अलाउ करता है कि वो कुछ अमेंडमेंट्स जो हैं वो अडॉप्ट कर सकें। कि जो देश हैं जिसके, लेट्स से यहाँ पर रशिया की बात करें, तो वो अगर ये मेंबर कंट्रीज़ जो हैं वो चाहते हैं कि रशिया कुछ रूल्स को फॉलो करें, तो ये मेंबर कंट्रीज़ जो हैं 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए। WTO के जो मेंबर्स हैं उसकी 2/3 मेजॉरिटी मिलकर अगर कुछ रूल्स एंड राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को चेंज करना चाहती है तो ये चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि दिस चेंजेस अप्लाई ओनली टू कंट्रीज दैट एक्सेप्ट देम। अगर रशिया इस चेंजेस को एक्सेप्ट करे तभी ये रशिया पर एप्लीकेबल होंगे। तो ऑफ कोर्स रशिया थोड़ी इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा कि अगर ये 2/3 कंट्रीज जो हैं वो मिलकर कहें कि ये चीज़ आप कर लो, या फिर 2/3 यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट 66% जितने 65% मेंबर कंट्रीज जो हैं वो मिलकर अगर कोई नया रूल बनाते हैं तो फिर रशिया अगर उसको नहीं मानता है तो फिर कुछ नहीं होगा एज पर आर्टिकल 10। लेकिन अगर 3/4 वोट्स आते हैं, 3/4 यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट 75%, अगर 75% या फिर उससे ज़्यादा देश जो हैं वो अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ का प्रपोजल रखते हैं और फिर इसमें ऐसा होता है कि जो जिस देश के बारे में बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है रशिया की, तो अगर रशिया जो है वो इन रूल्स को नहीं मानता है, लेकिन 75% प्लस देशों ने एक प्रपोजल रखा है कि आप ये चीज़ जो है वो करिए, आपको एक टाइम फ्रेम दी जाएगी कि आपको इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना है। अगर रशिया एक्सेप्ट नहीं करता है तो ये माना जाता है कि आप जो हैं मीन्स आपने उस चीज़ को रिफ्यूज़ किया है और ये 2/3 प्लस मेंबर्स का एक डिसीजन था, तो आपको एक्सपेल तो नहीं किया जा सकता, लेकिन आपके साथ ट्रेड जो है वो फिर नियरली बंद किया जा सकता है। तो एक्सपेल यानी कि आपको हटाया या फिर निकाला नहीं जा सकता, लेकिन फिर आपके साथ ये सारे देश जो हैं वो ट्रेड करना बंद कर देंगे। तो ये थियोरेटिकली पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा होगा? द आंसर इज नो, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि WTO जो है इसमें कंसेंसस से डिसीजंस लिए जाते हैं। कंसेंसस यानी कि अगर लेट्स से 10 मेंबर्स हैं तो 10 में से 9 मेंबर कहें कि यस और एक मेंबर कहें नो, तो फिर वो नो ही रहेगा।
उसमें आप आगे नहीं बढ़ सकते। कंसेंसस यानी कि 10 के 10 मेंबर्स को कहना पड़ेगा कि हाँ ये चीज़ हमें करनी चाहिए। तो रशिया के भी ऐसे कुछ मित्र देश हैं जो इस चीज़ को रिजेक्ट कर देंगे और रशिया खुद कह देगा कि हमें ये चीज़ नहीं करनी है। दूसरी चीज़, WTO में जो डिस्प्यूट होते हैं, जो भी इश्यूज होते हैं, तो डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसेस के माध्यम से आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ये WTO में जनरली होता आया है। अब अगर आप सुपर मेजोरिटी लेकर कुछ बदलाव करने वाले हैं या फिर बदलाव करने की कोशिश करते हैं या फिर इसको स्टार्ट करते हैं, तो फिर WTO का जो डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसेस है वो किसी काम का नहीं रहेगा। फिर फ्यूचर में ऐसा होगा कि ये ग्रुप जो है WTO, उसमें भी ऐसे लॉबिंग की शुरुआत हो जाएगी। वैसे थोड़ी बहुत लॉबिंग होती है, लेकिन फिर किसी देश के प्रति कोई नफरत है किसी बड़े बड़े पावर्स को, तो ऐसे 10-15 कंट्रीज मिलकर दूसरे देशों के ऊपर प्रेशर डालेंगे और कहेंगे कि आपको इसके खिलाफ वोट करना है, इस वोट में आपको हमारा साथ देना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और फिर यहाँ पर भी इस प्रकार का पॉलिटिक्स जो है वो चलता रहेगा और अगेन डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म जो है वो किसी काम का नहीं रहेगा। तो ये चीज़ें ना हो ऐसी, इसीलिए WTO जो है वो कंसेंसस से डिसीजन लेता है। हाँ, एक चीज़ और है जिसको कहते हैं GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। द मेन WTO एग्रीमेंट गवर्निंग ट्रेड इन गुड्स अलाउ मेजर्स दैट a WTO member considers necessary for the protection of its essential security interests taken in time of war or other emergencies, beg your pardon, other emergency in international relations। तो GATT जो है, जो WTO का मेन एग्रीमेंट है, तो इसमें अगर कोई एसेंशियल सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं या फिर कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन है, तो ऐसे समय पर देश जो है वो एक पर्टिकुलर देश के साथ अपने ट्रेडिंग रिलेशनशिप को बंद कर सकते हैं। मीन्स लेट्स से यूक्रेन जो है वो अब कह सकता है कि हम रशिया का सामान जो है वो नहीं खरीदेंगे, क्योंकि वो GATT का इस्तेमाल करेंगे और कहेंगे कि इसमें छूट दी गई है कि अगर किसी देश से हमें सिक्योरिटी का खतरा है, अगर किसी देश की वजह से इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, तो हम उनसे सामान नहीं खरीदेंगे। तो ये चीज़ अलाउड है, राइट। वरना आप किसी भी देश को मना नहीं कर सकते। आप WTO के मेंबर हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप किसी देश को कह दें कि नहीं नहीं हमें आपका सामान नहीं चाहिए, क्योंकि वो भी आपको नहीं मना कर सकता, आप भी मना नहीं कर सकते। तो इसी वजह से ये ट्रेडिंग जो है वो इंटरनेशनली चल रही है, कोई किसी को मना नहीं कर सकता। यस, सिक्योरिटी की बात है, नेशनल सिक्योरिटी की बात है, तो ऐसे समय पर आप किसी देश को मना कर सकते। तो इंडिविजुअली ऐसा कुछ किया जा सकता है कुछ देशों के द्वारा, और ये USA और ये दूसरे देश जो हैं वो इसी चीज़ का इस्तेमाल करते हुए रशिया पर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन सभी देश मिलकर ऐसा निकाल देंगे इसको, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो आई होप एक नया टॉपिक, एक नया व्यू पॉइंट आपको आज जानने को मिला होगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, व्हाई द क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन बिल ओवर रीचेस, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल। अगेन ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हमने ऑलरेडी पहले भी बातचीत कर ली है। क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 पार्लियामेंट में रखा गया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको रखा ऑफकोर्स, और जो कॉलोनियल एरा का लॉ है इसको रिप्लेस करने के लिए सरकार एक नया लॉ लेकर आई है। इसमें पुलिस जो है वो आपके फिंगरप्रिंट्स, फोटोग्राफ्स, आइरिस स्कैन, बायोलॉजिकल और आइडेंटिटी सैंपल्स जो हैं वो कलेक्ट करेंगे। और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो को ये कहा है कि आप एक सेंट्रल रिपोजिटरी तैयार कीजिए और जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके साथ ये एविडेंस और ये जो डेटा है एक व्यक्ति का वो शेयर किया जाएगा। अब किसी भी लॉ को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, अगर हम कहें कि कौन सा ऐसा लॉ है जो कॉन्स्टिट्यूशनल है और क्या चीज़ें ऐसी हैं जो एक लॉ को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड बनाता है, तो देखिए नंबर 1 है कि इस लॉ को जो बनाया गया तो वो वैलिडली एनेक्टेड किया गया हो, कि प्रॉपर तरीके से इसको बनाया गया हो। सेकंड चीज़ कि एक लेजिटिमेट पर्पस होना चाहिए, ऐसे ही हवा में नहीं या फिर जनरल सारी चीज़ों को नहीं, स्पेसिफिक कोई कारण होना चाहिए, और फंडामेंटल राइट्स जो हैं इसका वायोलेशन नहीं होना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें अगर हैं तो फिर ये एक लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड माना जाता है। अब जो पुराना लॉ था आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920, तो उसमें जो कन्विक्ट्स हैं, राइट, जिनको जो साबित हो चुका है जिसके खिलाफ कि इसने ये गुनाह किया है, एक अरेस्टेड व्यक्ति है या फिर हैबिचुअल ऑफेंडर है, बार बार कोई क्राइम करता है, तो ऐसे व्यक्ति की फिंगरप्रिंट्स, फुटप्रिंट्स और फोटोग्राफ्स पुलिस कलेक्ट कर सकती है और स्टोर कर सकती है। 1980 में लॉ कमीशन ने कहा था कि हमें ये पुराना जो लॉ है 1920 वाला, इसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है, समय के साथ इसको और ज़्यादा नया बनाने की ज़रूरत है। और दूसरे देशों की बात करें तो USA, UK जैसे देश हैं, UK के पास सबसे बड़ा DNA का, दुनिया का सबसे बड़ा DNA का कलेक्शन है ये क्रिमिनल्स की जब हम बात करें,
तो यहाँ के जो यूएस यूके जैसे देश हैं, दूसरे भी ऐसे देश हैं, तो वो डेटा कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं और डेटा को एनालाइज करते हैं। लेकिन स्पेसिफिक लोगों का ही डेटा, जो अरेस्टीज हैं, जो डिटेनीज, और उसमें भी ऐसा है कि कुछ स्पेसिफाइड क्लासेस ऑफ ऑफेंसेस होते हैं कि लेट्स से कोई पीडोफाइल है, यानी कि छोटे बच्चों को अब्यूज़ करने वाला अगर कोई क्रिमिनल है, मर्डरर्स हैं, तो ऐसे कुछ गंभीर मामलों के जो क्रिमिनल्स होते हैं, तो उनका डेटा जो है वो कलेक्ट, स्टोर और एनालाइज किया जाता है। फिर आपने छोटे लेट्स से कि छोटा सा आपसे एक्सीडेंट हो गया, कार एक्सीडेंट, और फिर आपका डीएनए और सारी चीज़ें कलेक्ट की जाए, तो ऐसा वहाँ पर नहीं होता है। और पुलिस जो है मीन्स ये जो नया लॉ आएगा, नया लॉ जो है वो पुलिस को सभी के मीन्स जिनका चाहे उनका डेटा जो है वो पुलिस कलेक्ट कर पाएगी। इसमें क्या है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है कि जिसने सिर्फ लेट्स से कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और इस इन्वेस्टिगेशन इज जस्ट ए प्राइमरी स्टेज, इज़न्ट इट? अभी तो ये जो गुनाह है वो साबित नहीं हुआ है। तो अगर आपको पूछताछ के लिए भी बुलाया गया है, तो भी आपका डेटा अगर मजिस्ट्रेट के पास से जाकर पुलिस ऑर्डर ले ले, तो एज पर द न्यू रूल सिर्फ पूछताछ हो रही है आपकी, और तो भी मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है, तो भी आपका डेटा जो है वो कलेक्ट किया जा सकता है। मीन्स आपने कोई क्राइम नहीं किया है अभी, लेकिन फिर भी आपका डेटा कलेक्ट किया जा सकता है। तो ऐसे भी प्रोविजंस हैं इसमें। और जो सेक्सुअल असोल्ट, टेरर ऑफेंस, ऐसे केसेस वाले जो लोग होते हैं, उनके साथ साथ जो छोटे छोटे क्राइम्स हैं, किसी ने मारपीट कहीं पर हो गई, तो ऐसे छोटे बड़े जो क्राइम्स हैं, तो ऐसे लोगों का डेटा भी कलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली सभी का डेटा, ऐसा हो सकता है कि सभी का डेटा जो है वो कलेक्ट किया जा सके। और आधार एक्ट की बात करें तो उसमें कैसे कलेक्शन जो है हमारे बायोमेट्रिक डेटा, तो इसके प्रोटेक्शन की बात है। आपको ऐसे ही किसी का आधार का डेटा नहीं मिलेगा, उससे आपको प्रॉपर ऑथोराइजेशन लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई भी कलेक्शन, स्टोरेज और यूसेज को लेकर ऐसी कोई प्रोटेक्शन की बात नहीं की गई है। और यूएसए और दूसरे देशों की बात करें तो वहाँ पर आपको ये डेटा यूज़ करना है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, प्रॉपर प्रोटेक्शन मिलता है। यहाँ पर ऐसा कोई प्रॉपर प्रोटेक्शन और ऐसी कोई चीज़ की बात नहीं। और ऊपर से हमारे देश में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल एक लंबे समय से पेंडिंग है। तो अगर आप पर्सनल डेटा कलेक्ट करेंगे तो उसके स्टोरेज को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर भी हमारे देश में रूल्स अभी प्रॉपर नहीं है। तो फिर ऐसे समय पर इस प्रकार का लॉ लेकर आना जो है वो थोड़ा अजीब सा लगता है। मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, एडॉप्टिंग इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। फाइनेंशियल एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है, इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है इसमें। अब सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकारें जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के एडॉप्शन को लेकर काफ़ी सारे स्टेप्स उठा रही हैं। लेकिन आज भी चाइना में जैसे ईवी की मार्केट है, वैसे इंडिया में ईवी की मार्केट ने पिकअप नहीं पकड़ा है। इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर चार्जिंग, ये सबसे बड़ा नंबर 1 इश्यू है। एक दूसरा था लैक ऑफ इंसेंटिव्स। जो एक फेम नाम की स्कीम हमने लॉन्च की थी, फेम का फुल फॉर्म क्या है बताइए कमेंट सेक्शन में। तो इसका फेम 1, फेम 2, ये 2 स्कीम्स लॉन्च की थी, लेकिन इसमें बहुत सारे लोगों को टाइम पर सब्सिडीज़ भी नहीं मिली। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जिंग का इतना अवेलेबल नहीं है, तो ये एक रीज़न है। इसके अलावा चार्जिंग की जो फैसिलिटी है, जो टेक्नोलॉजी है, वो आज भी बहुत ही स्लो है कि आपको 3 घंटे 5 घंटे तक अपनी कार जो है वो चार्ज में रखनी पड़ती है। और रेंज भी इतनी ज़्यादा नहीं है, इन द सेंस के 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर की सब लगभग रेंज आ रही है। आई एम नॉट श्योर 200 से ज़्यादा अगर कोई है, राइट, बट एनीवे रेंज जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं है। और लेट्स से आप 200 किलोमीटर किसी दूर बड़े शहर में जा रहे हैं तो वहाँ तक तो पहुँच जाएगी कार, फिर आपको 4-5 घंटे चार्ज में रखनी पड़ेगी कार, और फिर आपकी कार यूज़ कर पाएंगे। तो ये भी प्रैक्टिकली इतना वायबल नहीं है। हाँ, सिटी में ही अगर आपको घूमना है तो ये पॉसिबल है कि आप रात को चार्ज कर ली कार, आप कार लेकर गए, फिर वापस घर आए, एक दिन और यूज़ कर ली और रात को फिर से चार्ज में रख दी। तो ऐसे 2-2 दिन में एक बार चार्ज किया जा सकता है। तो ऐसा कुछ हो सकता है। जिनका उतना ज़्यादा सिटी में ही यूसेज है तो ठीक है, लेकिन आजकल सिटी में इतना ट्रैफिक हो जाता है कि जिनके पास कार्स हैं वो भी मोटरसाइकिल्स लेकर निकलते हैं, क्योंकि ट्रैफिक में कौन फंसना चाहता है। एनीवे, तो ये कुछ बेसिक इश्यूज हैं एज वी ऑल नो, राइट। अब स्पेस, हमारे पास क्या पर्याप्त स्पेस है? मीन्स 3-3, 4-4 घंटों के लिए अगर आपको कार्स अपनी चार्ज करनी पड़े तो ना तो पेट्रोल स्टेशन में आप कर सकते हैं ये, ना तो कोई ऑफिस में इतनी फैसिलिटीज़ हैं। और ख़ास करके टैक्सीज़ और ऑटोज़ की बात करें तो उनके पास ऐसा कोई फिक्स लोकेशन नहीं रहता है चार्जिंग का। तो अभी भी ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से
ईवी जो है वो इतना पिकअप नहीं हुआ है। अब यहाँ पर बातचीत हो रही है कि रोड साइड चार्जिंग फैसिलिटी, फिर पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करके कुछ कैंपसेस डिज़ाइन किए जा सकते हैं, या फिर बड़े पार्किंग लॉट्स जहाँ पर आप अपनी कार को चार्ज कर सकें, ये सारी चीज़ें, और इसमें इन्वेस्टमेंट लाया जा सकता है वगैरह वगैरह। लेकिन सरकार ने एक दूसरा इंटरेस्टिंग आइडिया रखा है, बैटरी स्वैप पॉलिसी। और बैटरी स्वैप में ये होगा, लेट्स से कि आपकी कार है तो आपकी कार में लेट्स से 3 बैटरीज हैं, राइट। तो ये बैटरीज ऑलरेडी फिट होगी और आप ऐसे बैटरी स्वैप स्टेशन पर जाएंगे, वहाँ पर ऑलरेडी चार्ज्ड बैटरीज होगी, वो निकाल कर आप अपनी कार में डालेंगे, ये बैटरीज जो हैं वो आप चार्जिंग के लिए रख के चले जाएंगे। मैं स्वैप करते रहेंगे, बैटरीज जो हैं आपको हमेशा चार्जिंग वाली बैटरीज कहीं ना कहीं से मिल जाएगी। तो ऐसा एक सपना है, ऐसा एक प्लान बनाया जा रहा है। और इसका सबसे बड़ा हर्डल ये होगा कि अगर बैटरी स्वैप जो है वो और ज़्यादा मीन्स इससे हम यूज टू हो गए, तो फिर फास्ट चार्जिंग की जो अभी एक डिमांड है वो शायद थोड़ी कमज़ोर हो सकती है, और इसमें कुछ इनोवेशंस जो हैं वो हमें उतने ज़्यादा देखने को ना मिले। दिस इज़ वन थिंग, राइट। क्योंकि कोविड जब आया तो वैक्सीन ढूंढना जो है वो अनिवार्य था, तो इसकी वजह से 1 साल के अंदर हमने वैक्सीन को ढूंढ निकाला इंसानों ने, वरना जनरली वैक्सीन को बनाने में 10 साल लगते हैं। तो नेसेसिटी इज़ मदर ऑफ इन्वेंशन। तो यहाँ पर ये स्पीडीली चार्जिंग हो जाए, ये एक नेसेसिटी है। लेकिन अगर कोई दूसरा ऑप्शन आ जाता है तो फिर दूसरा ऑप्शन इन द सेंस कि ये बैटरी स्वैप वाली चीज़ आ जाती है, तो फिर उसके ऊपर थोड़ा कम हम जोर देंगे, या फिर उसकी R&D जो है वो थोड़ी स्लो हो जाएगी। एनीवे, ये जो बैटरी स्वैपिंग है, ये इसके कुछ फ़ायदे भी हैं। जैसे कि अगर सरप्लस एनर्जी है, दिन में ज़्यादा धूप है, सोलर एनर्जी से आपने इलेक्ट्रिसिटी पैदा की, तो एक्स्ट्रा एनर्जी जो पैदा हुई है तो इसको आप बैटरी में स्टोर कर सकते हैं, राइट। ये वेस्ट नहीं होगी, तो दैट्स ए गुड थिंग। हर जगह पर ये किया जा सकता है। रूरल एरिया में भी आप पंचायत में लोगों को अपॉइंट कर सकते हैं, तो ये स्वैपेबल बैटरीज जो हैं ये आपके ग्रामीण लेवल पर पंचायत ही प्रोवाइड कर देगी। सरकार इस बैटरी स्वैपिंग की पॉलिसी जो है वो तैयार करे, 23 में इसको लॉन्च किया जाएगा, इसी साल इसको लॉन्च किया जाएगा। और अब देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। तो ये कुछ हर्डल्स हैं, ये कुछ इश्यूज़ हैं। और सबसे बड़ा इश्यू जो है जिसके बारे में अभी तक बात नहीं हुई, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, नया पॉइंट है कि बारिश के समय पर हमारे बहुत सारे शहरों में बाढ़ आ जाती है, राइट। अर्बन फ्लड हो जाते हैं। तो नॉर्मल आपकी डीजल और पेट्रोल वाली कार जो है, थोड़ा बहुत फ्लड है तो वो सर्वाइव कर जाएगी। लेकिन बैटरी वाली कार्स का क्या होगा? अगर शॉर्ट सर्किट हो गया और आग लग गई आपकी कार में, या फिर हमेशा के लिए बंद हो गई, बैटरी डैमेज हो गई, तो अभी इसकी डिज़ाइन जो है, मीन्स अभी जो डिज़ाइन हो रही है कार्स की, वो चलने के लिए हो रही है, लेकिन इस प्रकार के रिस्क को अवॉइड करने के लिए, या फिर क्या वाटर प्रूफ बैटरी सिस्टम बनाई जाएगी, तो अभी इसका कोई भी प्रॉपर जवाब हमारे पास नहीं है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो डिज़ाइन का पार्ट बनना चाहिए। एंड वन मोर थिंग कि जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने की बात है, तो इसमें ऐसा भी है कि जो चीज़ें हमने अभी तक जो इलेक्ट्रिसिटी तो हर जगह पर अवेलेबल है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को जब हमने ट्रांसपोर्ट मीन्स एक जगह से दूसरी जगह पर लाइंस हमने क्रिएट की, तो ये ईवीज़ को ध्यान में रखे हुए नहीं की थी। तो इसका अब एक्स्ट्रा लोड इस पर होगा, तो क्या ये सप्लाई चेन जो है इलेक्ट्रिसिटी की, क्या ये एक्स्ट्रा लोड को हैंडल करने के लिए सक्षम है? ये भी एक प्रश्न है। तो ये कुछ चीज़ों को अगर हम सॉल्व करें तो शायद एक और स्टेप हम आगे बढ़ सकते हैं। कल जो मैंने प्रश्न पूछा था उसका आंसर है $2.7 ट्रिलियन। और आज का नया प्रश्न जो है वो आपकी स्क्रीन पर है। ये माइक्रो प्लास्टिक्स के साथ जुड़ा हुआ है। नेदरलैंड्स में 22 लोगों का एक ब्लड सैंपल लिया गया और इसमें से कुछ लोगों के खून में माइक्रो प्लास्टिक मिला है। तो कितने लोगों के खून में माइक्रो प्लास्टिक मिला, ये आज का आपका प्रश्न है। आई विल सी यू सून विद फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस। फिर जो ये सीरीज़ है इसका नेक्स्ट लेक्चर भी हम लेकर आएंगे आज, एंड देयर आर सम अदर थिंग्स एज वेल इन पाइपलाइन। So that's everything from my side as far as this lecture is concerned. I'll see you soon. Enjoy your studies. Stay curious. Jai Hind.